गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग नीतियाँ यानी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिसी क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य हो या कोई भी देश हो, वह अपने के लिए पहले किसी लाइन ड्रॉ करता है कि हमको यह करना है। अब उसको अगर वो काम करना होगा तो कैसे करेगा? उसके लिए उसका कुछ नीति हो, जैसे इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधों के विकास के लिए औद्योगिक नीति। इस समय जो स्टार्टअप का जो ज़माना है तो इसके लिए स्टार्टअप नीति होना चाहिए। अब सूचना प्रौद्योगिकी का भी समय चल रहा है, आईटीसी का, तो इसके लिए क्या होगा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति होना चाहिए कि कोई कंपनी यहाँ पर आएगी तो उसके लिए हम क्या सुविधा देंगे, क्या ना देंगे। बिहार विज्ञापन नीति यानी सरकार अपने बारे में अपने कामकाज का प्रचार करेगी। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, यह जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बहुत सारे राइट हैं। कौन कौन से राइट जनता को मिल जाएगा उसके बारे में विस्तृत इसमें ब्यौरा होगा। बिहार कृषि भूमि और गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम, यानी कि कोई सरकार अगर कोई ज़मीन लीज पर लेगी या उसको अधिग्रहण करेगी तो किस नीति के तहत अधिग्रहण करेगी वो इसमें पढ़ेंगे। और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम अधिकार अधिनियम 2015, यह भी महत्वपूर्ण है। और बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? औद्योगिक नीति से शुरू करते हैं। तो देखिए, औद्योगिकरण तथा औद्योगिक विकास को अधिकांशतः आर्थिक विकास का सूचक तथा इंजन माना जाता है। कृषि क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का विकास औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहां एक ओर रोजगार तथा आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है। औद्योगिक विकास किसी राज्य के आर्थिक विकास में निम्नांकित रूपों से सहायक हो सकते हैं। कौन कौन से रूप होंगे? जैसे देखिए, पहला, अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन तथा इस प्रकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यह केंद्र सरकार यानी किसी देश का होगा। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य, और एस लग गया यानी यह स्टेट का हो गया, में योगदान द्वारा। जैसा कि सर्वमान्य है कि कृषि क्रियाओं तथा कृषि उत्पादों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन अधिक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरे देश स्तर पर देख लीजिए कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं, लगभग अभी 54%, और इनका पूरे जीडीपी में योगदान कितना है? तो मात्र 17%, यानी टोटल 83% इनकम होता है वह कितने? तो मात्र 46% लोग ही अर्न कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमाधिक के, क्योंकि इसमें अधिक श्रम लगता है तथा उत्पादन भी तो अधिक होता है, जिसमें उद्योगों के प्रयोग में आने वाला कच्चा माल सम्मिलित होता है। यानी कि जो उद्योग है वह क्या करेगा? वह एक तो प्राकृतिक सामान जैसे कि वो खनन माइनिंग करके प्राप्त करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, चाहे वह कृषि से जो उत्पाद निकलते हैं उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, को प्रयोग में लाकर तथा कृषि तथा सेवा क्षेत्र के लिए आवश्यक आगत जैसे उर्वरक, मशीन आदि व्यवस्था के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। दूसरा, अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में सहायक होगा। निर्यात संवर्धन में भूमिका अदा करना। उद्योग का काम क्या होगा कि अपने देश या अपने क्षेत्र के जरूरत के लिए सामान बनाना, और अधिक हो जाए तो हम उसको निर्यात करेंगे ताकि विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सके। औद्योगिकरण से मतलब क्या हो गया? औद्योगिकरण से आशय उत्पादन तथा निवेश के ढांचे में उद्योग की बहुलता से है, जिससे राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी तथा श्रम शक्ति के प्रयोग में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ सके। औद्योगिक नीति राज्य को समष्टिगत आर्थिक नीति का क्रियात्मक पहलू है। यानी ये जो औद्योगिक नीति क्या है? यह राज्य का जो पूरा उद्योग है उससे संबंधित सरकार क्या क्या करेगी, क्या क्या सुविधाएं देगी, उद्योगों के लिए के विकास के लिए क्या क्या सरकार करना चाह रही है, और भूतकाल में क्या क्या किया है, उन सब का पूरा यह पहलू होता है। सरकार की औद्योगिक नीति जहां राज्य के औद्योगिक विकास की कार्य योजना प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर यह स्पष्ट करती है कि इस कार्य योजना की रणनीति क्या होगी या औद्योगिक विकास में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की
क्या भूमिका होगी तथा औद्योगिक विकास में विदेशी पूंजी तथा विदेशी उद्यमियों की क्या स्थिति होगी। विदेशी निवेश कितना होगा, 26% होगा, 49% होगा, 51% होगा, 76% होगा कि 100% होगा। यह सब कौन, तो सरकार ही तय करती है। किसी व्यक्ति को पैसा यहाँ निवेश करना है, उसको खुद आकर स्वयं अपना KYC लगा कर जमा करना होगा कि वह अपने घर बैठे ही डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर दे। औद्योगिक नीति वस्तुतः राज्य के औद्योगिक विकास के हर पहलू पर प्रकाश डालने वाला राज्य का आर्थिक संविधान है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। यह औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन समष्टि आर्थिक नीति में हुए परिवर्तन की प्रतिलिपि है। बिहार राज्य को उद्योगों से भरा हुआ एक नया स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी उद्योग थे बिहार का बंटवारा हुआ तो सबका सब अलग एक नए राज्य झारखंड में चला गया, बिहार में कुछ न बचा। जहां नए नए उद्योग लगाने तथा राज्य की रुग्ण एवं बंद इकाइयों को यथासंभव पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, इसके लिए राज्य में आंतरिक और देश के बाहर से निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार में अनुकूल वातावरण बनाना होगा। इसी क्रम में विभिन्न औद्योगिक नीतियों का निर्णय लिया गया और औद्योगिक नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो जिससे राज्य में संतुलित आर्थिक विकास हो पर विचार हुआ। बिहार में औद्योगिक नीति विकास के लिए विभिन्न नीतियों की घोषणा की गई थी। पहले देखिए 2006 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, तो इसमें क्या था देखते हैं। बिहार सरकार ने औद्योगिक नीति 2003 के समीक्षा के बाद 2006 में एक नया नीति तैयार किया। बिहार उद्योग संघ, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग संघ आदि और संबंधित सरकारी विभागों के साथ विचार विमर्श कर इस औद्योगिक नीति को तैयार किया गया। इस नीति को तैयार करने में विभिन्न राज्यों की औद्योगिक नीतियों को भी ध्यान में रखा गया था। जब अपने देश का संविधान ही पूरे देश दुनिया के 60 देशों से लेकर बनाया गया है तो कोई औद्योगिक नीति खुद अपने कैसे बना ले। इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में उत्पादन के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क तथा उत्पादन के बाद परियोजना प्रतिवेदन, भूखंड शेड और इसमें स्वपरिवर्तन शुल्क, मंडी कर आदि पर अनुदान एवं सुविधा देने का प्रावधान था। औद्योगिक नीति 2006 के लागू होने से आशा की जाती रही कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, नियोजन के साथ त्वरित आर्थिक विकास हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना कि आशा किया गया था। अब इसका कार्यनीति क्या था, इसको मेन जो पॉइंट है वह देख लीजिए। जैसे इस कार्यनीति के लिए क्या क्या किया गया। पहला, राज्य में उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। जो अच्छे बात होते हैं वो लिख सकते हैं ताकि निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश का प्रवाह हो। दूसरा, सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि एक ही जो खिड़की है यानी एक ही ऑफिस में सारा कार्य हो जाए। उसको मतलब अप्लाई करने से लेकर उसके लाइसेंस से बिजली का कनेक्शन जितना कुछ भी हो सब कुछ मिल जाए। दूसरा, बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्य कार्य अधिनियम, यानी राज्य की भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारूप, वित्त पोषण, निर्माण, परिसंचालन, रख रखाव आदि से संबंधित विषयों के सर्वांगीण अधिनियम का प्रावधान प्रशासनिक प्रक्रियात्मक विलंब में कम हो, यानी जल्दी काम हो जाए। परियोजना जोखिम चिन्हित करने के लिए बिहार आधारभूत संरचना विकास सामेध्यकारी अधिनियम 2006 अधिनियमित किया गया था। और आगे देखिए, कारखाने के निरीक्षण को सरल बनाने के लिए स्व प्रमाणन की व्यवस्था की गई कि कारखाने वाले खुद लिख दें कि भाई हमारा सब कुछ सही है। दूसरा, श्रम कानूनों की जटिलता के कारण उद्योगों के विकास पर कुप्रभाव पड़ता है, अतः श्रम कानून को क्या किया गया तो लचीला बनाने की कोशिश की गई ताकि विकास बढ़े। मानव संसाधन का इस प्रकार विकास किया जाए कि उच्च कोटि की उद्यमिता का सृजन एवं प्रोत्साहन हो, यानी कि स्किल बढ़े। इसके लिए क्या करेंगे, विभिन्न संस्थानों को सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि कुशलता यानी नवाचार स्किल आए। लैंड बैंक हो, यानी भूमि बैंक का विकास हो ताकि कोई कंपनी आए तो उसको जमीन मिल जाए।
सूक्ष्म लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विपणन की व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधा के सृजन हेतु उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाना तथा निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश को आमंत्रित करना एवं इस परियोजना से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करना। आधारभूत संरचना का विकास, बंद पड़ी और जो बीमार कम जितने भी इकाइयाँ थी बिहार सरकार की उसको समयबद्ध तरीके से आवश्यक रूप से क्या करना कि वह फिर से चल निकले। हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, रेशम तथा ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना। अब इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? दो तरह के, एक बैकवर्ड है, एक फॉरवर्ड लिंकेज होता है, यानी एक उत्पादन के पहले की सुविधाएं। इसमें क्या होगा कि औद्योगिक भूखंड, शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होने वाले उद्योगों आदि के लीज, बिक्री, अंतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क, ड्यूटी शुल्क, पंजीकरण में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद उद्योगों को 100% छूट दी जाएगी। यह सुविधा प्रथम बार ही मिलेगा, यानी दोबारा चाहिएगा तो न मिलेगा। आगे बढ़िए। और उत्पादन के बाद दी जाने वाली सुविधाओं में क्या मिलेगा? मतलब दोनों में क्या था कि टैक्स में छूट मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की 50% राशि या अधिकतम 75,000 रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? इसे इतना है। आगे देखिए, औद्योगिक रुग्णता मतलब क्या होता है? यह अच्छा टॉपिक है। औद्योगिक रुग्णता यानी औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अंग है, यानी उद्योग चला लेकिन अब वह बीमार हो चुका है। इसके फलस्वरूप बेरोजगारी, पूंजी का अवरुद्ध होना, राजस्व की हानि एवं परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं जिससे रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास हो सके। सरकार इस संबंध में हमेशा चिंतित रहती है और उसे रोकने एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न कदम उठाती है। लघु उद्योग के पुनर्वास हेतु सरकार उद्योग निर्देशांक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शीर्ष संस्थान गठित करेगी। इसके सदस्य बैंक, वित्तीय संस्थान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उद्योग संघ के प्रतिनिधिगण, सरकारी तंत्र एवं विशेषज्ञ होते हैं। और इसमें क्या क्या किया जाएगा? जो उद्योग बंद पड़े हैं, जो बीमार हो गए हैं, उनको फिर से पटरी पर लाने के लिए उसको पैसा दिया जाएगा, उसके कर्जे को कम करने की कोशिश की जाएगी, उसको छूट दिया जाएगा, नीति संबंधी प्रावधान होगा, बहुत तरह के काम किए जाएंगे ताकि वो चल निकले। यहाँ देखिए, विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण करने वाली इकाइयों की सुविधा। जो कंपनी अपना विस्तार करने वाली है, चाहे नया शाखा बनाएगी या आधुनिकीकरण करेगी, उसके लिए भी सरकार इसमें व्यवस्था की थी। गुणवत्ता प्रमाणन पर प्रोत्साहन, यानी और कोई अच्छा कंपनी है जो अपना सर्टिफिकेट दुरुस्त रखेगा, यानी गुणवत्ता का प्रमाण पत्र लेगा, तो उसको भी छूट दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मिशन, यह क्या है? तो राज्य सरकार दो सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए IT मिशन चलाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आर्थिक विकास, मानव संसाधन का विकास, सरल, प्रभावी एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना, उन्नत संचार व्यवस्था। राज्य सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए प्रदूषण नियंत्रण एक्ट भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार ही प्रभावी होगा। इन सब का इतना धारा है, यह कोई खास जरूरी नहीं है। आगे देखिए, हथकरघा क्षेत्र यानी हैंडलूम की बात हो रही है। इस नीति के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को विद्युत टैरिफ में 75 पैसे प्रति यूनिट का विद्युत अनुदान प्रदान किया जाएगा, ताकि वह एक इलेक्ट्रिक जो पहले हैंडलूम हुआ और पावर लूम ले लेंगे और वो बिजली से काम करेंगे। और इसमें बहुत सारे काम है, जैसे यहाँ देखिए, पटना में अर्बन हाट की स्थापना की जाएगी, जिसमें हथकरघा एवं हस्तशिल्प सामग्री की बिक्री की व्यवस्था होगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट बिहार शरीफ तथा डाई एवं फिनिशिंग प्लांट दरभंगा के पुनर्जीवन उसको प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और आरक्षण मतलब क्या? इसमें क्या होगा कि जो गरीब हैं, जो न पढ़े लिखे हैं, SC ST हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा वाली बात है। और अनुश्रवण एवं समीक्षा, 1 महीने के अंदर सभी संबंधित विभाग एवं संगठन इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु यथासंभव अधिसूचनाएं निर्गत करेंगे, यानी काम वो शुरू कर दे तत्काल। और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति उसका 2011 में आया था, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
बिहार में सार्वभौमिक औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन के मद्देनजर एवं राज्य में आंतरिक और देश के बाहर से निवेश आकर्षित किए जाने के साथ साथ राज्य के विद्यमान उद्योगों को पुनर्जीवन एवं विस्तार करने के लिए समुचित माहौल एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 की समीक्षा की गई और 2011 लाया गया। यानी कि इसमें अब क्या होगा, जो बातें छूट गई रही होंगी 2006 में उसको 2011 में ऐड किया जाएगा। देख लेते हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के निर्माण के लिए राज्य के प्रमुख औद्योगिक संघ हो जैसे बिहार उद्योग संघ, चेंबर ऑफ कॉमर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग भारती, हाजीपुर उद्योग संघ आदि विभिन्न संस्थाओं एवं संबंधित सरकारी विभागों के साथ विचार विमर्श एवं सुझाव प्राप्त किए गए थे और उस आधार पर लाया गया। और इस प्रस्तावित नीति में क्या था, पूर्व की भांति ही स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क 100% छूट, औद्योगिक इकाइयों की पूंजीगत अनुदान और वैट की 80% प्रतिपूर्ति की राशि कौन करेगा, तो यह सरकार करेगी। इसी तरह का बहुत सारा ये अच्छा बात सब है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर क्या होगा, लैंड बैंक की स्थापना होगी यानी भूमि बैंक। राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, रेशम आदि उद्योगों को विकसित करने हेतु इसके द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विपणन की व्यवस्था भी की जाएगी। जो बंद पड़ी मिलाई चाहे रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु ससमय रुग्णता के कारणों की पहचान कर समय पर आवश्यक उपाय करना इसका एक लक्ष्य था। राज्य सरकार द्वारा कारगर सिंगल विंडो सिस्टम परियोजनाओं की उपलब्ध कराना तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करना, निर्बाध आपूर्ति। बिएडा द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा ताकि नए, मध्यम और बृहद उद्योगों की स्थापना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हो सके। राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों प्रमुख फोकस हुआ, पहला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, याद कर लीजिए, कहीं भी आप लिखना हो कुछ उसमें अभी कोट कर सकते हो। दूसरा कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन संबंधी उद्योग, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उच्च तकनीकी अध्ययन संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा। और आगे देखिए, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य के उद्योगों को दिए जाने वाले विभिन्न तरह के छूट क्या क्या, यहाँ भी वही है, उत्पादन से पहले क्या देंगे और उत्पादन के बाद क्या देंगे वाली छूट है। आगे बढ़ते हैं। और कर संबंधी छूट भी था। वैट एवं प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति के लिए क्या करेगी, तो सरकार 10 वर्ष की अवधि तक 80% मतलब कि राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। और या प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूंजी निवेश का 300% तक दे होगा, लेकिन बेवरेज एवं डिस्टिलरी उद्योग की नई इकाइयों को वैट की प्रतिपूर्ति का मात्र 25% अधिसीमा ही तय किया गया था। लेकिन ये तो बेवरेज इंडस्ट्री सरकार ने इसको क्या किया, शराब बंद कर दिया, तो ये लोग गर्त में चले गए हैं। आगे देखिए, अन्य विशेष सुविधाओं में क्या होगा, तो वही रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करेगी सरकार, लोन का व्यवस्था करेगी। राज्य सरकार एवं उद्योग संघों द्वारा अन्य के सहयोग से उद्योग पुनर्वास निधि की स्थापना की जाएगी। इस तरह की बात होगी। पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा, कम समय में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत कुछ इसी से जो अच्छा बात होता है वो आप लिख सकते हो। औद्योगिक रुग्णता क्या होता है वो तो जानते ही हो कि कैसे कंपनी कोई कंपटीशन न कर सके तो वह बीमार होगा, फिसड्डी हो गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, यह जानना आवश्यक है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, परंतु समयावश्य आर्थिक विकास के लिए द्वितीयक प्रक्षेत्र अर्थात उद्योगों का विकास आवश्यक है। कृषि कब विकास होगा, जब द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर विकास करेगा। तो राज्य में विशेष निवेश के वातावरण में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए गए तथा 15% वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय प्रक्षेत्र के योगदान को 25% से अधिक किया जाना आवश्यक है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 इसी को प्राप्त करने के उद्देश्य में एक सशक्त माध्यम के रूप में साबित हुआ। इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति आधारभूत संरचना पर ध्यान केंद्रित करना,
प्रगतिशील तकनीक पर विशेष बल देते हुए भविष्य में विकास के मुख्य प्रक्षेत्रों को वरीयता प्रदान करना, कौशल विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास, राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचना। इस प्रकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए समेकित पहल है तथा इसमें बिहार आने वाले निवेशकों के लाभों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया है। क्या किया गया कि सकल जो राज्य सकल घरेलू जीडीपी है इसमें क्या है कि 10% अधिक निरंतर वृद्धि होना चाहिए, इसका लक्ष्य था, जो कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक यानी टॉप में बिहार रहता है वाली बात है। और आगे देखिए ये सब क्या हुआ तो 2016 को ध्यान में रखकर बनाया गया। इन सभी परिवर्तनों ने राज्य में निवेश एवं अधिक से अधिक उद्योग प्रतिबद्धता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। जहां वह बिहार जो 90 से 2000 के बीच में निगेटिव ग्रोथ में चल रहा था, वही बिहार अब 10% या उससे ऊपर एक ग्रोथ रेट को अचीव कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। बिहार के पूर्व में कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह स्थित है, जिससे बंदरगाहों के उपयोग एवं विशाल बाजार की सुविधा उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों से कच्चे माल की उपलब्धता का भी राज्य सरकार को प्राप्त होगा, यानी लाभ मिलेगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यह सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक और फल का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य था। क्यों? क्योंकि फल का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है और सब्जी में सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 1009 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है, जिससे जमीनी और सतही जल का स्तर दोनों अच्छा है। राज्य की प्रमुख नदियां गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और महानंदा है। राज्य में औद्योगिक श्रम बृहत मात्रा में उपलब्ध है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, विनिर्माण, स्वास्थ्य आदि राज्य में तेजी से बढ़ते उद्योगों में से कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। राज्य में कृषि उपस्कर एवं छोटे मशीन विनिर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा आदि क्षेत्रों के विकास के लिए भी योजनाएं मौजूद हैं। बिहार अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों को पटना की राजधानी से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। राज्य में बिहार सड़क संसाधन सुरक्षा नीति 2013 को अपनाया गया ताकि बढ़ते सड़क नेटवर्क के बेहतर रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है, से भी अधिक, इसमें 8000 है। इसमें से 65% हिस्सा डबल लेन सड़कों का है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह राज्य को अन्य राज्यों से जोड़ता है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की भी कुल लंबाई लगभग 5000 से अधिक है। स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे बिहार में कहा तो कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद एवं गया से गुजरता है। यानी इसका क्या कहें तो जीटी रोड 1 था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको नाम शेरशाह सूरी ने बनवाया था, अब वही स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे बनाया जा रहा है। यानी इस तरह से यह पंजाब से लेकर यहाँ दिल्ली से लेकर कोलकाता, कोलकाता से यहाँ नीचे मद्रास, मद्रास से बॉम्बे और फिर बॉम्बे से दिल्ली, इस तरह का एक बनेगा क्या तो स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे बनेगा, जिसमें से NH1 जो बिहार से गुजरेगा उसमें कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद एवं गया जिलों से होकर यह गुजरता है। जिस राज्य के अंदर एवं दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के बाजार एवं मांग के आधार पर उत्पादों को भेजना सुलभ हो जाता है। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए संबंधता भी प्रदान करता है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बिहार राज्य से होकर गुजरते हैं। यह बिहार को पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के साथ जोड़ता है। आगे देखिए, जो राज्य में उद्योगों के निवेश के लिए बेहतर स्थिति है, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी तरह पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी स्थित है। मतलब क्या, पहले तो हम लोग देखे थे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इस तरह से 4 महानगरों को मिलाएगा। फिर एक योजना बना दिया भारत सरकार ने कि भारत में उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, यहाँ पर गुजरात के पोरबंदर से लेकर और असम के सिलचर तक हाईवे यानी 4 लेन की व्यवस्था किया जाता है। सब कुछ कनेक्शन प्रावधान किया गया। इसी में बिहार भी आता है पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। यह बिहार को पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के साथ जोड़ता है, जो राज्य में उद्योगों के निवेश के लिए बेहतर स्थिति उपलब्ध कराएगा। इसे काफ़ी कम परिवहन लागत पर निर्मित उत्पादों को बंगाल की खाड़ी में अवस्थित बंदरगाहों तक परिवहन की सुविधा इसे प्राप्त होगी। वहीं राज्य में सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है।
पहले जहां 2016-17 में 1330 मेगावाट थे, वही लक्ष्य है कि 21-22 में इसको 7220 मेगावाट कर दिया जाए। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, तो यहाँ देखिए, ऊर्जा विभाग द्वारा अपनी परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए बिहार राज्य ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के तहत देश का प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एवं नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया गया है। इसके तहत राज्य में अवस्थित बिजली क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं जैसे नवीनगर स्टेज 1, बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय और तथा बांका के विभिन्न चरणों की योजना को आरंभ किया गया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत राज्य की बिजली की आवश्यकता पूर्ण होगी, साथ ही केंद्रीय सेक्टर से ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी एवं ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बिहार आत्मनिर्भर होगा। राज्य के औद्योगिकरण के लिए भूमि की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उद्योग तथा अन्य संबंध क्षेत्रों में भूमि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का एक निधि कोष के माध्यम से लैंड बैंक की स्थापना का प्रावधान रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा भूमि बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों की का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इस मद में बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को 1650 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक वातावरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के तहत चमड़ा, छोटी मशीनरी, प्लास्टिक, कपड़े, जूट, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाने एवं विशेष क्लस्टर तथा लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्यम को स्थापित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। बिहार राज्य में निवेश की सुविधा एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्य प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिससे राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कुछ मूलभूत सुधार के उपाय किए गए हैं, जैसे शिकायत निवारण के लिए उद्योग समाधान पोर्टल, एकल खिड़की प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन, विभिन्न श्रम कानूनों के तहत एकल एकीकृत प्रणाली, उद्योगों के जोखिम के आधार पर निरीक्षण, अनुपालन प्रणाली, विभिन्न श्रम कानून जैसे कि समकालीन संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान। इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य का औद्योगिकरण के साथ रोजगार सृजन और समग्र विकास होगा। इसमें क्या कहा गया, तो देखिए यहाँ पर दृष्टि, मिशन एवं रणनीति। दृष्टि क्या है, संतुलित क्षेत्रीय एवं सतत विकास की प्राप्ति हेतु राज्य की तुलनात्मक खूबियों को बढ़ाकर एवं नियोजन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाकर बिहार को सबसे अधिक अधिमान्यता वाला राज्य के रूप में स्थापित करना है। यानी कि बिहार का क्या होगा कि बिहार का एसेट है, इसको बढ़ाया जाए। दूसरा मिशन क्या है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 का निम्नलिखित उद्देश्य 15% वार्षिक औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करना, राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं मेक इन इंडिया के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक प्रक्षेत्र के योगदान को 25% से अधिक करना है, सभी आर्थिक प्रक्षेत्रों को मिलाकर कुल 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, 15,000 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश आकर्षित करना, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए उच्च स्तर की आधारभूत संरचना का निर्माण करना, निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक बराबरी से बंटवारा करना ताकि औद्योगिक असंतुलन पैदा न हो, अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, महिलाएं, दिव्यांगों, वृद्धजन, विधवाओं, एसिड हमलों के पीड़ितों, उद्यमियों को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करना, राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत 1.50 करोड़ कुशल युवाओं को की लक्ष्य प्राप्ति हेतु उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों को का कौशल विकास सुनिश्चित करना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना एवं जीरो डिफेक्ट वाली बात है, उत्पादन कार्यशैली को अपनाया जाए। रणनीति क्या बनाया गया कि विशेषकर यानी कि निवेशकों को प्रोत्साहित करेंगे, विशेषकर किस लिए, तो कृषि उत्पाद के लिए, फलों, सब्जी और फसलों में के लिए, ताकि मूल्य वृद्धि हो सके। इससे क्या हो, कृषकों की आमदनी बढ़ेगी और फसल का जब प्रोसेसिंग होगा तो परीक्षण होगा तो उसका ऑटोमेटिक है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा, हथकरघा और हैंडलूम यानी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए बड़े बाजार की तलाश कर कारीगरों के परंपरागत कौशल का उपयोग किया जाना, बिहार को कुशल श्रम के स्रोत के रूप में अधिमान्यता दिलाने हेतु कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा में निवेश करना,
एमएसएमई के उपक्रमों को उनकी सीमित भूमि की आवश्यकता तथा प्रति इकाई पूंजी, ऊर्जा, अधिक श्रम शक्ति की क्षमता के आधार पर अधिमान्यता प्रदान करना। एमएसएमई प्रक्षेत्र में क्लस्टर विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय उत्पाद, स्थानीय कौशल एवं स्थानीय खपत आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाएगा। कम ऊर्जा खपत एवं कम प्रदूषण वाले उद्योगों को अधिक वेटेज दिया जाएगा। प्रस्तावित अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत प्रस्तावित समेकित उत्पादन क्लस्टर अंतर्गत बृहद प्रक्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाना। राज्य सरकार इकाइयों की स्थापना हेतु समुचित भूमि की तलाश में निवेशकों की सहायता प्रदान करेगी, जबकि उनसे यह अपेक्षा होगी कि इन निरूपित क्षेत्रों के बाहर इकाइयां अपने स्तर से भूमि प्राप्त कर सकेंगी। हेरिटेज पर्यटन के विकास के लिए नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाना, जिसके लिए राज्य बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करता है। नए सुविधाओं के विकास और विद्यमान सुविधाओं की सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में प्रबंधन में निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में आने वाली निवेशों में आपूर्ति के लिए आनुषंगिक इकाइयों का विकास किया जाए। निवेशकों के लिए औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में पेश आ रही समस्याओं, कठिनाइयों को मात्र एक मंच से दूर करने के लिए उद्योग संवाद पोर्टल की स्थापना की जाए। और नीति की सीमाएं भी कुछ थी, इसका लिमिटेशन क्या क्या है ये देख लीजिए। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली इकाई जिसमें उत्पादन कार्य के परिणाम स्वरूप मूल्यवर्धन नहीं होगा, इस नीति के अंतर्गत विचारणीय नहीं है, इतना याद कीजिए। वैसे सभी व्यक्तियों, फर्म, कंपनियों द्वारा प्रवर्तित इकाइयां जो सरकार, राज्य या केंद्र द्वारा कभी ब्लैक लिस्टेड हैं, उनको इस नीति में लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कोई भी जो पहले से ही अपना दांत खट्टा कर चुके हैं उनको इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा, समान सा अर्थित नहीं है। व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों द्वारा प्रति इकाइयां, यानी वो कभी ऋण लिए, लोन, और वो डिफॉल्टर हो गए हैं, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा व्यापार के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा नहीं किया जा सकता है, यानी बीमा कराइए आप अपना। यह नीति विदेश निवेश सहित निजी निवेश के लिए मान्य है, परंतु केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा अकेले अथवा निजी भागीदारी में किए गए सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के लिए अनुमान्य नहीं होगा। और प्राथमिकता के क्षेत्र क्या होगा, तो बिहार में कुछ प्राथमिक क्षेत्र बनाए हैं इन्होंने, कौन कौन, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, पर्यटन आदि प्राकृतिक फायदे हैं। और क्यों, क्योंकि राज्य सरकार इसमें उनको अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने का मौका मिलेगा, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। जैसे देखिए खाद्य प्रसंस्करण मतलब क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है, फल, सब्जी और जो खराब होने वाले या जो फसलें होती हैं उनको प्रसंस्कृत कर दिया जाता है, ताकि उनका जो मार्केट वेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे गेहूं है तो उसको हम आटा बनाएंगे, गेहूं है उसका हम बिस्किट बनाकर बेचेंगे, गेहूं को सीधे गेहूं न बेच देंगे और उससे वह टिकाऊ भी हो जाएगा। रणनीतिक फायदा में क्या होगा कि उससे कुछ पैसा भी बढ़ेगा। और प्रमुख कृषि उत्पाद में देखिए रणनीतिक फायदे में 5 वर्ष में यानी 2011-12 से 14 के दौरान अनाजों का उत्पादन स्तर लगभग 5.5% बढ़ा था। चावल बिहार में सबसे अधिक कोई क्वेश्चन पूछे क्या उत्पादन होता है तो चावल, दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे में मक्का का स्थान आता है। और बिहार में मक्का की उत्पादकता देश के सभी राज्यों में अधिक है। और प्रमुख कृषि उत्पाद बिहार में क्या है, फल में आम, अमरूद, लीची, केला, और सब्जी में आलू, बंद गोभी, फूल गोभी और ओकरा, ये सब देखते चलिए। सब्जी का उत्पादन में क्या क्या होता है, जैसे कि अन्य सब्जियों में बंद गोभी, भिंडी, गाजर, मटर, ये सभी बिहार में ही उत्पादन होता है। लेकिन राज्य में सबसे अधिक कौन सब्जी, तो आलू का उत्पादन होता है, उसके बाद में प्याज। और राज्य में उत्पादित सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल तो सबसे अधिक केला का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पर आम और तीसरे में अमरूद और लीची का स्थान आता है। और राज्य अपनी लीची पैदावार हेतु भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विख्यात है। लीची का क्या बनेगा, पल्प, जूम, पल्प, स्लैब, नेक्टार, जैम, जेली इत्यादि इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। किसका, तो लीची से संबंधित। फिर मखाना या मूंगफली, मखाना या मूंगफली राज्य की एक विशेष फसल है जिसका उपयोग उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थों में किया जाता है। इसका समुचित विपणन कर अच्छे दाम में इसको बेचा जा सकता है। और पशु उत्पाद में दूध, मांस, मछली, अंडा होता है। राज्य में कुल पशुधन की संख्या लगभग 3.5 लाख है अभी वर्तमान में, जिसमें 52% क्या है, तो दुधारू पशु हैं, जैसे कि गाय, बकरी और भैंस होगा। गाय 1,22,00,000 यानी 122 लाख, बकरी 121 लाख और भैंस 75 लाख है वर्तमान में।
और भैंस, बकरी और मुर्गी की बड़ी आबादी से राज्य में मांस प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है। इस तरह बिहार में मत्स्य क्षेत्र का भी बड़ा योगदान है, उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। पर्यटन क्षेत्र देख लेते हैं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों को देखते हुए बिहार में पर्यटन क्षेत्र में प्रचुर संभावना है। संसार के दो महान धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जन्मस्थली होने के कारण बिहार पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। बिहार हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत पर्यटन का आधार हो सकती है। यह नालंदा और विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की भूमि है। संसार के विभिन्न देशों से विद्यार्थियों के माध्यम से सुदूर और विरह क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार हुआ है। इन दो प्राचीन विश्वविद्यालयों के अवशेष, प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियां बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। राज्य भर में अलग अलग परिदृश्य और सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक वन्य जीवन इन पर्यटनीय उत्पादनों को धनी बनाते हैं और बिहार इसमें बहुत धनी है। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, तो देखिए यहाँ पर सरकार का उद्देश्य क्या है। इससे सरकार को सामरिक लाभ होगा, क्योंकि पर्यटक जब आएंगे तो इससे सॉफ्ट पावर बढ़ेगा और सरकार को पैसा भी होगी। तो इसमें बुद्ध सर्किट आता है। बुद्ध सर्किट में कौन कौन, बोध गया में, राजगीर नालंदा, वैशाली, लोरिया नंदनगढ़ पूर्वी चंपारण में है, लोरिया औरेराज पूर्वी चंपारण, केसरिया पूर्वी चंपारण, विक्रमशिला भागलपुर और जहानाबाद को जोड़ा जाएगा। इसी तरह सूफी सर्किट यानी इस्लाम संबंध, इसमें मनेर शरीफ पटना में है, खनकाह मुजुबिया पटना, मित्तल घाट पटना, हाजीपुर करबला यह वैशाली में है, हसनपुर नालंदा, बीबी कमाल साहिब का मकबरा होगा जहानाबाद में है। यह औरंगजेब की बहन थी। बड़ी दरगाह नालंदा में, छोटी दरगाह नालंदा में है। और जैन सर्किट में वैशाली राजगीर की नालंदा, पावापुरी नालंदा में है, नाथनगर भागलपुर, मंदार हिल्स बांका में है और चंपानगर भागलपुर कुंदलग्राम ये नालंदा में है और समोसारण नालंदा एवं लच्छौर जमुई में स्थित है। इसी तरह रामायण सर्किट में वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, प्रेमशिला गया में, अहल्या स्थान दरभंगा, सीतामढ़ी काको जहानाबाद, सीताकुंड सीतामढ़ी, सिंहेश्वर सहरसा, रामशिला गया, बक्सर एवं गिद्धेश्वर जमुई में स्थित है। इसी तरह शक्ति सर्किट में मुंडेश्वरी स्थान कैमूर, चंडी स्थान मुंगेर, उग्रतारा स्थान कहाँ है, महिषी सहरसा में स्थित है। आमी कहाँ है, तो सारण यानी छपरा में, थावे गोपालगंज में, ताराचंडी स्थान रोहतास में, बखोरापुर भोजपुर में, श्यामकली दरभंगा में, भगवती स्थान नयानगर मधेपुरा, बड़ी पटन देवी पटना में और छोटी पटन देवी ये भी पटना में है। मत्स्यगंधा रक्त काली टेम्पल यह सहरसा में है और उच्चैठ मधुबनी में है। इसी तरह सिख सर्किट में कौन कौन स्थान आएंगे, पटना शाही पटना सिटी पटना, बाल लीला शाही पटना, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा गाय घाट पटना, गुरु नानक कुंड ये कहाँ है, गुरु नानक कुंड तो यह राजगीर नालंदा में है। आरा, कटिहार, गया, ससाराम, भागलपुर, गुरु का बाग यह पटना सिटी पटना में है। गुरुद्वारा पक्की संगत यह मुंगेर में है और गुरुद्वारा हिंदी साहिब या हंडी साहिब इसको कहा जाता है, दानापुर पटना में स्थित है। इसी तरह गांधी सर्किट में गांधी जी जहाँ गए होंगे तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण, बेतिया पश्चिम चंपारण, भीतरहवा आश्रम पश्चिम चंपारण, वृंदावन पश्चिम चंपारण, सदाकत आश्रम पटना और गांधी संग्रहालय पटना इसको अटैच किया जाएगा। शिव सर्किट तो गुप्त धाम कैमूर में है, बैजू धाम गया, कोटेश्वर धाम गया, सिद्धेश्वर धाम मधेपुरा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान जहानाबाद, अजगैबीनाथ सुल्तानगंज भागलपुर, अशोक धाम लखीसराय, गरीबनाथ मुजफ्फरपुर, महेंद्रनाथ सारण, ब्रह्मेश्वरनाथ बक्सर में स्थित, इसको पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा। और मंदार एवं अंग सर्किट मुंगेर भागलपुर और बांका में इसके इलाके मिलते हैं। और कांवड़िया रूट यानी सुल्तानगंज बांका से लेकर सुल्तानगंज भागलपुर से लेकर देवघर के लिए जो कांवड़िया लोग जाते हैं सावन में जल चढ़ाने, वह जो बिहार में पड़ने वाला क्षेत्र है इसको विकसित किया जाएगा। इससे क्या क्या लाभ होगा बिहार को, क्या देख लेते हैं। बिहार में विस्तृत संरक्षित स्मारकों की उपस्थिति है और विश्व विरासत स्थल और अनेक स्थलों जैसे नालंदा के भग्नावशेष, विक्रमशिला, संसार के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के जो अवशेष है जो विश्व विरासत स्थलों की क्षमता रखते हैं। आगे देखिए, संरचनाओं की मौलिकता को बनाए रखते हुए ऐतिहासिक इमारतों को परिवर्तित इमारतों के साथ विशेष विरासत जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी राज्य सरकारों के समन्वय से संग्रहालयों का उन्नयन, विकास एवं नव उद्घाटित बिहार संग्रहालय एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। और बिहार में के हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास के उद्देश्य से शिल्प ग्राम यानी क्राफ्ट विलेज और हस्तशिल्प बाजार पर्यटक स्थलों के नज़दीक प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में ग्रामीण और गांव में क्या होगा, इससे ग्रामीण क्षेत्रों को क्या लाभ होगा, तो सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिहार में कला का विकास होगा। कला शिल्प और के चारों ओर ग्रामीण पर्यटन को विकसित करना तथा बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे टेहटा, जहानाबाद, नेपुरा, नालंदा, रेती एवं जितवापुर, मधुबनी, पत्थरकट्टी, गया, नाथनगर, भागलपुर इत्यादि कार्यरत गांव ग्रामीण पर्यटन के रूप में लक्षित किए गए हैं। इससे क्या होगा, तो सामाजिक कल्याण लाभ होगा, जैसे योगा और राजगीर तथा मुंगेर के सल्फर जल, गर्म जल के झरनों को एक्वाथेरेपी आधारित कल्याण पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह बिहार की अनोखी पर्यटन संभावना हो सकती है। यह बिहार का सबसे अनोखा पर्यटन मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक हर आयाम से समग्र चिकित्सा और व्यक्ति के कायाकल्प का पेशकश उत्पाद हो सकता है। पर्यटन क्षेत्र में पारिस्थितिकी में क्या लाभ होगा, तो संभावना कि योग पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य को एकीकृत कर पारिस्थितिकीय पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे राजगीर नालंदा, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, कैमूर अभ्यारण्य कैमूर, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, नौकटी धाम जमुई में है, गोगाबिल अभ्यारण्य भागलपुर, कांवड़ झील बेगूसराय, घोड़ा कटोरा झील नालंदा, काकोलत झरना नवोदा, तेलहार झरना रोहतास, गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर एवं वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में स्थित है। इस सब में बिहार को लाभ होगा। और ये क्षेत्र याद कीजिए, क्यों, क्योंकि जो पीटी होता है उसमें इसी तरह से डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि यह क्षेत्र कहाँ है, और गंगा आधारित है। पटना, भागलपुर इत्यादि के किनारे ऐतिहासिक स्थानों को जलमार्ग सहारे विकसित करके गंगा एक अद्वितीय पर्यटक उत्पाद हो सकती है। डॉल्फिन को देखना राज्य के लिए एक दूसरा अद्वितीय पर्यटक उद्यम है, जिसे सुदृढ़ किया जा रहा है। तभी तो भागलपुर में पहला बिहार में एक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, यानी कि वहाँ पर लोग जाएंगे भागलपुर पुल के पास से और उससे नीचे देखेंगे तो उनको डॉल्फिन दिखाई देगी। और विभिन्न प्रकार के जलीय जैसे रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग इत्यादि को अधिक आर्थिक स्वरूप से माने अवसर के रूप में विकसित किया जा सकता है। मेला और महोत्सव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बिहार के पास अद्वितीय घटनाएं जैसे मेला और महोत्सव, जैसे सोनपुर मेला, महापर्व छठ, सौराष्ट्र सभा, राजगीर महोत्सव और बौद्ध महोत्सव समुचित सुविधा के विकास के उपरांत घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की ये लोग क्षमता रखते हैं। सिनेमा में भी देख लीजिए, और बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार के पर्यटन स्थलों पर फिल्म शूटिंग को सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन के साथ प्रासंगिक सरकारी अधिसूचना के तहत बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और खान पान, बिहार में खान पान भी तो बहुत ही रंग बिरंग के मिलते हैं। राज्य की पाक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बिहार के व्यंजन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन हो, खाजा, लाई, बेलग्रामी, तिलकुट, लिट्टी चोखा, सत्तू और मखाना के उत्पाद आर्थिक अवसर उत्पन्न कराने की संभावना रखते हैं। अब ये सब बहुत कुछ है, अपने लिख सकते हैं। लघु यंत्र विनिर्माण क्षेत्र, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है, परंतु कृषि की उच्च लागत और फसलों की उत्पादकता का निम्न स्तर एक सतत समस्या बनी हुई है। सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उच्च उपज देने वाले बीज का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरक एवं खेती की बेहतर तकनीक का उपयोग, आधुनिक कृषि यंत्र कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समान अर्थों में यह समझिए, जो छोटे छोटे यंत्र होंगे, जैसे कि कीटनाशकों के उपयोग करने के लिए जो कीटनाशक बनेगा या उसका यंत्र होगा, उर्वरक एवं खेती की बेहतर तकनीक का उपयोग करने वाले यंत्र, आधुनिक कृषि यंत्र आदि के उत्पादन की आवश्यकता है, जिसका ऐसा कोशिश किया जाएगा कि इसका उत्पादन बिहार में ही हो और लोग इसमें दिलचस्पी हो। जैसे कि राज्य सरकार क्या कर रही है, तो राज्य सरकार
पावर टिलर्स, ट्रैक्टर, ओसावन मशीन, पावर थ्रेसर्स एवं केंद्र संशोधित योजना अंतर्गत और अतिरिक्त प्रोत्साहन दे रही है। यानी कि कोई किसान अगर यह सामान खरीदना चाहे तो सरकार क्या करेगी, तो उस पर इंसेंटिव देगी, 50% लो, 25% लो। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र। तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सूचना तकनीक आधारित सेवा उद्योग हार्डवेयर का क्षेत्र विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक उद्योग है। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो सरकार ने हर तरफ से इसमें भी सहायता देने की कोशिश की है और इसके लिए वर्ष 2020 तक यानी अभी तक लगभग 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक इसके पहुंचने के इसका लक्ष्य है बिहार का, कि इतना हम लोग यहाँ से कमा लेंगे, यानी कि इसमें इतना पैसा निवेश होगा तो कमाना दो चीज़ है। ये मतलब कि यह उद्योग इतना, इसका क्षेत्र बढ़ेगा, इतना कारोबार होगा। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का महत्व केवल अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी उद्योगों का अंग हो गए हैं। यह कृषि, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, ऊर्जा, दूरसंचार, ग्रामीण विकास क्षेत्र में भी वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। यह अनेक उद्यमों तथा स्टार्टअप के लिए असीम संभावना। राज्य में शिक्षित युवा सस्ते श्रमिक की उपलब्धता इस क्षेत्र में निवेश के लिए लाभप्रद है, क्योंकि कॉल सेंटर बैठा दीजिए, यहाँ पर सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं, अतः कॉल सेंटर चलाते रहिए, खर्चा कम होगा और पढ़े लिखे लोग हैं ही तो काम चल जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बिहटा यानी पटना तथा राजगीर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और राज्य सरकार ने इसके लिए जो प्राथमिकता दी कौन कौन होंगे, तो यहाँ देखिए क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद यानी सॉफ्टवेयर तथा सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, बैंक ऑफिस, कॉल सेंटर, डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट, एनिमेशन इत्यादि जो आउटसोर्सिंग जो काम होगा बीओपी या नॉलेज प्रोसेस आउटपुट सोर्सिंग केपीओ, इन सब में निवेश के लिए बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी, यानी कि आप निवेश कर सकते हो। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में कौन कौन आएगा, जैसे कि जो फिजिकल यानी कि कंप्यूटर के बाहर ऑफिस के उपकरण, सर्वर, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग उपकरण, बहुत सारे सामान हैं, यहाँ देख लीजिए। फिर मोबाइल, डीटीएच, टेलीविज़न, ये सब क्या था, तो सरकार का लक्ष्य था कि ये सब होगा, लेकिन हुआ कहाँ, सब कुछ तो चीन से ही आता है। फिर मोटर, पंप, फैन, उपभोक्ता वस्तुएं, यूपीएस इत्यादि का निर्माण होगा, सरकार इसमें निवेश के लिए मौका उपलब्ध कराएगी, यानी कि अवसर देगी। लेकिन तो समझ ही सकते हो। टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में क्या होगा, तो टेक्सटाइल क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र का योगदान औद्योगिक उत्पादन में 14% है और सकल घरेलू उत्पाद में 4% तथा देश का निर्यात आय में यह 13% है। कपड़ा उद्योग भारतवर्ष में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। यह प्रत्यक्ष तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। बिहार में घरेलू वस्त्र उद्योग और दूसरे मूल्य संवर्धन क्रियाकलाप के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। बिहार में वस्त्र उद्योग में सिल्क महत्वपूर्ण उत्पादन है। बिहार का भागलपुर जिला सिल्क धागों के निर्माण का केंद्र है। भागलपुर का तसर सिल्क बिहार का एक विशिष्ट उत्पाद है, जिसमें लाभकारी मूल्य यानी फाइबर उत्पाद कहाँ गया, लाभकारी मूल्य प्रदाता की संभावना है। अब ये सब हम लोग को जरूरत नहीं है कि 60 लाख टन उत्पादन होगा, अब लक्ष्य है कि इसको इतना कर दिया जाए। फिर जूट में बिहार का स्थान दूसरा है और जूट बिहार के पूर्वी जिलों जैसे कि कहाँ होगा, तो कटिहार, भागलपुर, किशनगंज आदि जिलों में जूट का उत्पादन होता है। इसी तरह बिहार में पावर लूम यानी हैंडलूम नहीं, अब ये मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा कपड़ा का निर्माण होगा। इसमें भागलपुर, गया, बांका जिले में अवस्थित है और इससे मुख्य रूप से सूती चादर, बेडशीट इत्यादि का निर्माण होता है। और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर यानी भागलपुर में स्थापित किया गया है, जहां प्रत्येक वर्ष 120 पावरलूम बुनकरों को
प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार में करीब 1 लाख बुनकर हैं, याद कर लीजिए। और इसमें भी वही बात है, सब याद कर लीजिए। तो निवेश के अवसर कहाँ कहाँ सरकार देगी, तो मानव निर्मित धागों एवं फिलामेंट का उत्पादन, यार्न, स्पिनिंग, पावर लूम, यार्न का जितना भी चीज़ है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, यानी जिसको खरीदना पड़ता है कंपनी बनाने के लिए, उसमें कोई निवेश करना चाहे तो कर सकता है। बुनी हुई पोशाक का निर्माण, होजियरी आइटम, साड़ी, दौरी, कंबल, सब जितना मन में लिख दीजिए। निवेश के अवसर में क्या क्या मिलेगा, कृषि, उद्यान एवं वानिकी इत्यादि क्षेत्र के लिए इसका क्या नाम होगा, तो कृषि से संबंधित क्षेत्र एग्रोटेक, भवन निर्माण बिल्टेक, जूते वस्त्र की तकनीकी वस्तुएं क्लोथटेक, जियोटेक यानी जियो टेक्सटाइल एवं सिविल इंजीनियरिंग, होमटेक यानी कंपोनेंट ऑफ फर्नीचर, हाउस होल्ड टेक्सटाइल और फ्लोर कवरिंग इत्यादि के लिए। फिर इंडटेक यानी फिल्ट्रेशन, क्लीनिक तथा अन्य औद्योगिक उपयोग इत्यादि के लिए। मेडिटेक यानी हाइजीन और मेडिकल उत्पादों से संबंधित है। मोबाइल टेक जो ऑटोमोबाइल, शिपिंग, रेलवे और एयरोस्पेस से संबंधित है। ओयोकोटेक वातावरण सुरक्षा संबंधी, ओयोकोटेक वातावरण सुरक्षा के लिए। पैकटेक पैकेजिंग इत्यादि। प्रोटेक व्यक्तिगत तथा संपत्ति सुरक्षा इत्यादि। स्पार्टटेक स्पोर्ट एंड लीजर इत्यादि से संबंधित इसमें निवेश का मौका मिलेगा। प्लास्टिक एवं रबर पर क्षेत्र में भी देख लीजिए, इतना भारी भरकम है पूरा। प्लास्टिक एवं रबर एक बहुउपयोगी उत्पाद है, जिसका उपयोग दूसरे उत्पाद की पैकेजिंग, हॉस्पिटलों में जीवन रक्षक उपकरणों की पैकेजिंग में किया जाता है। त्वरित वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन तथा बढ़ते हुए उपभोक्ताओं के कारण अत्यधिक बदलाव आया है तथा घरेलू उत्पाद पर प्लास्टिक उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रचुर अवसर मिला है। बिहार की अधिकांश आबादी कहाँ तो कृषि कार्य में लगी हुई है। औद्योगिक आकलन के अनुसार 35 से 40% भारत में उत्पादित खाद्य उत्पाद आधारभूत संरचना में कमी तथा खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में कमी के कारण बर्बाद हो जाते हैं। अतः प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में होता है, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जीवन काल में सुरक्षित रहेगी। अतः यहाँ पर प्लास्टिक यानी रबर सेक्टर क्षेत्र का भी अच्छा भविष्य है। अक्षय ऊर्जा मतलब सोलर होगा, विंड एनर्जी होगा और जितने भी नवीकरणीय स्रोत हैं उन सब की बात है। उसको में क्या क्या कदम उठाया जाएगा वो सब देख लीजिए यहाँ पर। फिर बायोमास आ गया, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर क्षेत्र, क्योंकि बिहार महत्वपूर्ण है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संकेत के अनुसार शिशु मृत्यु दर 42 है, मातृ मृत्यु दर 219 है, कुल प्रजनन दर 3.5 है, जो कि होना कितना चाहिए 2.1, यानी कि हाई फर्टिलिटी रेट है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी अधिक है। यह राज्य के निम्न स्वास्थ्य स्तर को दर्शाता है। लोक स्वास्थ्य सुविधाओं पर पहले से ही अत्यधिक बोझ है, जो वर्तमान समय में पूरी जनसंख्या की हेल्थ केयर की आवश्यकता को पूरी करने में अक्षम है। इसके लिए यह भी बहुत बड़ा एक विकल्प है कि इसमें भी विकास की असीम संभावनाएं हैं। इस आगे देख लीजिए, आवश्यकता कितना है कितना, कोई काम का नहीं है हम लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। चमड़ा क्षेत्र, भारत में चमड़ा प्रक्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख साधन है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद है, इसलिए बिहार भी चमड़ा प्रक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और रोजगार उत्पादन में वृद्धि और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहता है। बिहार में चमड़ा प्रक्षेत्र में निवेश की विशाल संभावनाएं हैं। यहाँ कच्चे माल के साथ साथ कुशल एवं अर्धकुशल श्रम संसाधन की भी उपलब्धता है। यह संभावित निवेशकों को तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धा दोनों को लाभ का अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में उत्पादन के रणनीतिक लाभ के कारण इस प्रकार हैं, जैसे प्रमुख घटक कच्ची खाल एवं खाल की उपलब्धता होगी। बिहार में है उपलब्ध, क्योंकि बिहार में इतने सारे मवेशी हैं तो खाल मिलना तो असंभावी है। बिहार में देश की कुल गो जातीय जनसंख्या का लगभग 8% है, यानी कि हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़िए। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? यह चेन्नई में है। और आगे देखिए, चमड़ा क्षेत्र में क्या क्या होगा, तो चमड़े के क्या बनेंगे? चमड़े के जूते, चमड़े के चप्पल, चमड़े के कपड़ों का निर्माण, कार और फर्नीचर के सामान लिए भंडारण के लिए तथा व्यवसाय विकास सेवाओं में प्राथमिकताएं निर्धारित
की गई है। और तकनीकी शिक्षा के प्रक्षेत्र में भी बिहार में इतना आबादी है और बिहार में बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की कमी है, जिस कारण बिहार के स्टूडेंट दूसरे राज्यों में जाते हैं, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान आदि में पलायन करते हैं। अतः राज्य में आवश्यकता है कि राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे अच्छे कॉलेज हों, इंस्टीट्यूट हो, ताकि वो बाहर न जा सकें, बिहार में ही रहे पढ़े। जिससे क्या होगा कि बिहार में ही यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, जो दूसरे राज्य को पैसा देंगे वो बिहार के ही लोगों को पैसा मिलेगा। अतः इससे बिहार का क्या होगा, बिहार एजुकेशन हब के रूप में विकसित होगा। व्यवसाय को सुगम बनाने के उपाय, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधा तो है ही नहीं, इसके लिए व्यवसाय को सुगम बनाया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, तो जो व्यवस्थाएं हैं उसको आकर्षित किया जाएगा, अत्यधिक रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करने की कोशिश की जाएगी, निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने की कोशिश होगी। राज्य में व्यापार को सरलीकरण के लिए कागजी कार्रवाई को आसान किया जाएगा, यानी सिंगल विंडो किया जाएगा। इसके लिए संवाद पोर्टल की स्थापना की गई है। और इसमें सिंगल विंडो में क्या होगा, तो देखिए एक ही पोर्टल पर सारे काम, जैसे नियमों, परिपत्रों, सूचनाओं, अधिसूचनाओं की जानकारी प्रदान करना, निवेशकों के लिए सारे काम हो जाएंगे। सब एक ही जगह, स्वीकृति भी मिल जाएगी, प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा सब, और अनुमोदन भी हो जाएगा उनका आवेदन। फैक्ट्री अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस निर्गत करने हेतु स्पष्ट समय सीमा अनिवार्य करने के साथ साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा, यानी सब कुछ ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों के लिए एकल संयुक्त निरीक्षण और एकल वार्षिक रिटर्न की सुविधा है। पंजीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा, सुस्पष्ट परिभाषित निरीक्षण प्रणाली बनाने की भी व्यवस्था की गई है। और कर में सुधार क्या क्या हुआ, तो कर में तो जानते ही हैं कि जीएसटी आ गया है और सब क्या है तो ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः यह भी बहुत बड़ा हर्डल था कि पहले हर एक जगह अलग लाइसेंस राज था, अलग अलग तरह के टेक्स्ट थे, सबके सब टेस्ट अब एक हो गया है, यानी कर अब कम लगेगा। और 60 दिनों के अंदर विक्रेता के खाते में व्यय की वापसी भी हो जाती है, यानी इनपुट भी हो जाता है उनका पैसा। पर्यावरण के लिए तो राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण में सुधार हेतु कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे वायु एवं जल अधिनियम के तहत स्थापित करने के लिए सहमति एवं संचालित करने के लिए सहमति के लिए ऑनलाइन सहमति प्रबंधन प्रणाली, ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों को कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट दे दिया गया है। सीटीओ की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अनुपालन निरीक्षण की आवश्यकता को कम करना और ग्रीन में 5 वर्ष में एक बार और ऑरेंज क्षेत्र में 3 वर्ष में एक बार एवं रेड जोन में 5 वर्ष में प्रत्येक वर्ष में एक बार निरीक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा, यानी निरीक्षण करेगा सरकारी कर्मचारी। भावी योजनाएं क्या क्या है देख लीजिए। औद्योगिक निवेश उत्पादन यानी निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में समय सीमाएं एवं पारदर्शी तरीके से निवेशकों को आवश्यक वैधानिक अनापत्ति और स्वीकृति उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच सुगम प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। बिहार में व्यवसाय को सुगम तरीके से चलाने के लिए निम्नलिखित को, जैसे एकल खिड़की सूचना प्रणाली जानते ही हो, दूसरा समान आवेदन पत्र की व्यवस्था, प्रोग्राम मैनेजमेंट एजेंसी का प्रावधान, बियरा अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो पहले 1974 थी इसमें संशोधित कर दिया गया है, यानी औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की बात हो रही है। बिहार लोक सेवाओं का अधिनियम 2011 के अंतर्गत उद्योगों से संबंधित सेवाओं का आच्छादन किया गया है, यानी इसमें भी काटछाट किया गया है। स्व प्रमाणन की व्यवस्था है। कानून एवं प्रावधान का युक्तिकरण किया गया है, यानी कानून वैसा ही हो जो लचीला हो, लोगों के लायक हो, ऐसा ना कि कानून के ही बोझ के तले व्यापारी दबे रह जाएं और काम कुछ न कर पाए। अनुश्रवण एवं परिवाद यानी जो कोई वाद होगा या कानूनी विवाद होगा उसके समाधान की प्रणाली का भी इसमें प्रावधान किया गया है। औद्योगिक निवेश हेतु आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, जैसे कि इसमें क्या होगा, विकसित औद्योगिक भूखंड, गुणवत्ता युक्त बिजली, दक्ष परिवहन प्रणाली आदि सहित उच्च स्तरीय गुणवत्ता की आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करना इस नीति के प्रमुख केंद्रीय बिंदु हैं।
राज्य में व्यवसाय और उद्योगों के विकास के लिए यह आधारभूत पूंजी है। राज्य में वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का संक्षिप्त वितरण कैसे? मद उपलब्ध यानी जिसमें खर्चा लगेगा, आधारभूत संरचना का विकास। मद मतलब क्या? यह उत्पादन से पहले, सबसे पहले जमीन यानी औद्योगिक भूमि, इसमें क्या क्या सुविधा होगा देख लीजिए, बहुत बड़ा है। फिर इसमें क्या क्या बना है तो यहाँ देख लीजिए, याद करने वाला है। यह प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क, ये कहाँ है? प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क यह खगड़िया जिले में स्थापित हो रहा है। पुनरासर जूट पार्क, यह देश का एकमात्र जूट पार्क है जो पूर्णिया जिले में अवस्थित होगा। आईटीज एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पार्क, यह 100 एकड़ में कहाँ तो यह पटना में बन रहा है। लेदर क्लस्टर तो यह मुजफ्फरपुर में अब बनेगा, अवस्थित है। गारमेंट निर्माण पार्क यह बीटा पटना में अवस्थित है। और ऊर्जा संबंधित, ऊर्जा के लिए तो पढ़ चुके हम लोग कि बिहार सरकार क्या क्या कर रही है, तो ऊर्जा का भी उत्पादन भारत सरकार जोर शोर से है। सड़क में भी विकास हुआ है। वर्तमान में बिहार में लगभग 2.5 लाख किलोमीटर सड़कों की लंबाई है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5,000 किलोमीटर से कम थी। और राष्ट्रीय उच्च पथों का लगभग 68% क्षेत्र दोहरीकरण और बहुपथ का हो चुका है, जबकि 32% अभी एकल एवं इंटरमीडिएट लेन सड़क ही है। इसका भी विकास किया जाएगा जो बहुत तेजी से हो रहा है। इस तरह राज्य में जिला स्तरीय सड़क का बड़ा जाल है। प्रधान जिला सड़क की लंबाई राज्यों में लगभग 10,634 किलोमीटर से भी अधिक है, जो कि अधिकांश हिस्सा लगभग 54% की चौड़ाई लगभग 4.25 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे का विकास, तो रेलवे तो बिहार सरकार के हिस्से कम ही है। देखिए बिहार में रेलवे का कितना लंबा नेटवर्क है, तो 3638 किलोमीटर लंबा सघन जाल है। राज्य के सभी जिले रेल तंत्र से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। राज्य के अधिकांश जिले देश के मुख्य शहरों से रेल तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। राज्य के अंदर 2 मुख्य रेल पथ गुजरते हैं। पहला दिल्ली गुवाहाटी रेल पथ वाया छपरा बरौनी कटिहार वाला, और दूसरा है दिल्ली कोलकाता रेल पथ वाया आरा बक्सर पटना ग्रैंड कॉर्ड पथ वाया गया सहित, यानी गया वाला का नाम क्या है? ग्रैंड कॉर्ड पथ। और एक है पटना वाला जो आता है, पटना आता है वो किधर से आएगा? तो वह बक्सर होते हुए डायरेक्ट आता है। और बिहार में हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में फैले 5230 ट्रैक माने किलोमीटर ट्रैक और 3624 रूट किलोमीटर के विस्तृत तंत्र पर नियंत्रण करता है। अभी हाल फिलहाल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल सह सड़क पुल की 3 बड़ी परियोजनाएं बनाई जा रही है। राज्य के पटना में पटना मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू करने पर बातचीत हो रहा है, या अब शुरू हो ही चुका है। हवाई मार्ग में जो पटना का क्या नाम है उसका, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर है, जहां से देश के लगभग सभी बड़े शहर दिल्ली कोलकाता मुंबई लखनऊ बेंगलुरु हैदराबाद रांची के लिए कई घरेलू उड़ानें उपलब्ध हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में आधारभूत संरचना हेतु सहायता उपलब्ध करने की भी कुछ व्यवस्था किया गया था। जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, रिक्त औद्योगिक भूखंड का आवंटन प्राथमिक क्षेत्र वाली परियोजनाओं को करने का प्रावधान किया गया था। प्राथमिक क्षेत्र जो देंगे उसमें उसको अधिक से पहले कोशिश किया जाएगा कि पहले उन्हीं से उस क्षेत्र को भरा जाए। आगे बढ़ते हैं। गुणवत्ता युक्त विश्व स्तरीय विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में वृद्धि के लिए भी कोशिश बिहार में की जा रही है, जिसके लिए नवीनगर स्टेज 1 प्लांट, बक्सर भागलपुर एवं लखीसराय की विद्युत परियोजनाएं पर बहुत जोर शोर से काम चालू है, या बहुत का तो निर्माण पूरा हो चुका भी है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो यह बांका में है। लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया है। मैथाली हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो यह पश्चिमी चंपारण में है, और इसका क्षमता क्या लगभग 800 किलोवाट है। इसके साथ साथ ही बहुत तरह के जो फीडर होते हैं, जो सड़क किनारे या रेलवे स्टेशन के किनारे देखे होइएगा, उन सब का भी निर्माण कार्य बड़ी जोर शोर से हो रहा है। गैस पाइपलाइन की आवश्यक स्थापना, अभी लोग हाल ही में सुने थे हम लोग, अमलेखगंज टू मोतिहारी गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ, तो बिहार से नेपाल को जोड़ने वाला दक्षिण एशिया का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना था जो पूर्ण हो चुका था। गेले की प्रमुख गैस पाइपलाइन परियोजना में गया औरंगाबाद रोहतास एवं कैमूर जिला से होकर गुजरने वाली है।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टरों को प्रोत्साहन। तो ये सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसमें इतना बड़ा काम देखिए यहाँ पर ब्रॉन्ज यूटिलिटीज उद्योग क्लस्टर परेब जिला पटना में बनेगा। CFL और लीड क्लब बॉल यह भी पटना जिला में। लेदर फुटवियर पटना। मखाना तो कहाँ है, जो दरभंगा में है। चमड़ा उत्पाद क्लस्टर छपरा सारण। अगरबत्ती निर्माण क्लस्टर गया। लौहटी क्लस्टर मुजफ्फरपुर। लेदर जूता चप्पल मुजफ्फरपुर। ब्रॉन्ज जर्मन सिल्वर यूटिलिटी क्लस्टर पश्चिम चंपारण। चावल मिलिंग क्लस्टर पूर्वी चंपारण। चावल मिलिंग क्लस्टर जिला लखीसराय। पीतल ब्रॉन्ज अलॉय यूटिलिटीज क्लस्टर जिला वैशाली। लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर जिला नालंदा। रेडीमेड परिधान क्लस्टर पटना सिटी पटना। सिलाव का खाजा क्लस्टर नालंदा। मीठा और नमकीन खाजा क्लस्टर जिला मधेपुरा। बांस आधारित सामग्रियों का निर्माण क्लस्टर मधेपुरा। हथकरघा और खादी पोस्ट प्रोसेसिंग क्लस्टर का निर्माण करने की योजना है। और हस्तशिल्प क्लस्टर और लघु संयंत्र एवं मशीनरी निर्माण क्लस्टर औरंगाबाद और रक्सौल यानी पूर्वी चंपारण में स्थापित करने की योजना है। निजी औद्योगिक पार्कों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। निजी यानी कि कोई व्यक्ति खुद चाहे कि वह बनाना चाहे अपना उद्योग धंधा, उसके लिए भी एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए बहुत तरह की योजनाएं होंगी जो 2013 में ही शुरू हुआ था, लेकिन इसमें अब बहुत तरह के विस्तार किए गए हैं। तो इतना सारा है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद कुछ खास नहीं है, क्योंकि देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। ये तो हर कोई जानता है कि उनको प्रोत्साहन देना ही पड़ेगा। औद्योगिक पुनर्वास निधि यानी कि वैसे कंपनी कारखाने जो रुग्ण हैं या बंद हो गए हैं उन या जो कर्ज से जूझ रहे हैं उनको मदद करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 के बाद में जानेंगे। तो ये वह इससे छोटा वीडियो होगा। तो अगली बार मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।